दोस्तों नमस्कार, मैं श्रीनिवास सिंह, न्यूट्रिशनल एंड वेलनेस एडवाइज़र। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो ब्लॉग में मैंने दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा किया था। पहला बिंदु ये था कि वर्तमान समय में बीमारियों और उस स्वास्थ्य पर सर्वाधिक चर्चाएं क्यों हो रही है। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण बिंदु था कि क्या हम ऑप्टिमल हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि इसका समाधान जो है ऑप्टिमल हेल्थ में ही है। तो दोस्तों, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो और ब्लॉग नहीं देखा है या पढ़ा है तो मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पिछले वीडियो और ब्लॉग को पढ़ लें और देख लें, ताकि वर्तमान टॉपिक की आसानी से समझ हो सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सर्वाधिक बर्निंग टॉपिक। इसके पहले आपसे एक मैं सवाल पूछूं कि क्या हमारा भोजन जो जीवन देता है वही हमें मार रहा है? इसका उत्तर सुनकर के आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, इसका सही उत्तर है हाँ, वर्तमान में हमारा भोजन ही हमें मार रहा है। लेकिन कैसे? दोस्तों, इस कैसे का उत्तर ये डॉक्टर रेडी एस्टेंट एमडी की पुस्तक क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, इसका इंग्लिश वर्जन है डॉक्टर मे बी किलिंग यू। तो इसमें इन्होंने लिखा है, कैसे जाने से पहले इन्होंने लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि 6% से भी कम ग्रेजुएट डॉक्टर औपचारिक तौर पर पोषण का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और मैं बहुत ही स्पष्ट कहना चाहूँगा कि अतिरिक्त पोषक तत्वों के बारे में बहुत कम डॉक्टर मेडिकल स्कूल में ट्रेनिंग ले पाते हैं, और मेरे मामले में तो यह बिल्कुल ही सत्य था। आगे यह लिखते हैं, किसी भी डॉक्टर के लिए यह बहुत ही अजीब स्थिति होती है जब उनका कोई मरीज उनसे अतिरिक्त पोषक तत्वों के सेवन के बारे में जानना चाहता है। और ये कहते हैं मेरे बारे में तो बिल्कुल ही भिन्न था। मैं अपने मरीज को कहता था कि तुमको पोषक तत्वों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे भोजन में तुम्हारे शरीर से रिलेटेड सारी चीज़ें इजी वे में मिल जाया करेंगी। लेकिन दोस्तों, इतना रूढ़िवादी विचार रखने वाला डॉक्टर, आखिर इनमें कौन सा ऐसा इनके लाइफ में परिवर्तन आया कि ये इसके बारे में, पोषक तत्वों के बारे में जानकारी लेने के लिए उतावले हो गए, या लेना इन्होंने गहन शोध करना इन्होंने अध्ययन शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा, ये लिखते हैं कि हमारे पत्नी को कई एक लाइलाज बीमारी, क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज ने परेशान कर रखा था, और इस बीमारी के चलते लगातार मौत की तरफ जा रही थी। हमारा सारा इलाज, हमारे सारे पैथी उस पर निष्प्रभावी हो रहे थे। इसी दौरान जब मौत की तरफ जा रही होती है, इसी दौरान उनके कुछ इष्ट मित्रों के द्वारा कुछ जरूरी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट सुझाए गए। उनका कहना था कि जब इस तरह भी तुम मृत्यु की तरफ जा रही हो, तो हो सकता है तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे स्वास्थ्य में इसका कोई मिरेकल हो। और जब उसने मुझसे ये बात पूछा कि क्या मैं इसका इस्तेमाल करूं, तो मैंने मौन स्वीकृति लक्षणम, यानी मौन रह करके ही मैंने इजाज़त दे दिया, हाँ अब तुम कर सकती हो। और ये कहते हैं, मैं देख करके हैरान हो गया। अपने इस चैप्टर में कहते हैं, मैं देख करके हैरान हो गया कि 2 सप्ताह के अंदर ही उसके चेहरे की रौनक लौट आई थी। 3-4 सप्ताह बीतते बीतते उसके शरीर में नया जीवन संचार होने लगा था। 3 महीना बीतते बीतते अपने सारे घरेलू काम को निपटाते हुए सारे शौक पूरे करने लगी थी। घुड़सवारी से लेकर के सारे शौक पूरे करने लगी थी। तब मुझे लगा कि जो विषय अछूता रह गया है, जो टॉपिक अछूता रह गया है, उसके बारे में निश्चित रूप से मानवता के हित में अध्ययन करना चाहिए, और मैं इस पर गहन शोध की तरफ में जुट गया। दोस्तों, यदि रेडी एस्टेंट एमडी के बारे में संक्षिप्त मैं चर्चा करूं, ये साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये बहुत बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। और यहाँ बोर्ड को मैंने दिखलाया है कि कोलोराडो यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस प्राप्त थे। कैलिफोर्निया के सैन डियागो के मर्सी हॉस्पिटल से ऑलरेडी एमडी थे। 50 से ज़्यादा के सालों का इनका प्रैक्टिस था। तब इनके लाइफ में, इनके जीवन में
जब पत्नी के साथ में लाइलाज कई लाइलाज बीमारियों ने ग्रसित कर दिया था और कोई इलाज निष्प्रभावी, सब इलाज निष्प्रभावी हो रहा था, और सप्लीमेंट ने जब जादुई असर दिखाया और फिर से उनको स्वस्थ किया, तब इनके सोच में परिवर्तन आया और ये उत्तरोत्तर उसके बारे में अध्ययन करने लगे। दोस्तों, डॉक्टर स्टैन ने लिखा है, वर्तमान में मैं न्यूट्रिशनल एंड वेलनेस विषयों पर दुनिया भर के कई देशों में लगातार भाषण देकर गंभीर लाइलाज बीमारियों से यानी क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज से ग्रसित और जीवन से निराश हो चुके रोगियों को पुनः स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं कि लगभग 1300 चिकित्सीय अध्ययन और गहन शोध के बाद अतिरिक्त पोषक दवाओं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैंने प्रकाश डाला और बताया कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके न केवल बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है, बल्कि बीमारी के बाद स्वस्थ को फिर से पाया जा सकता है, भले ही बीमारी कितनी भी गंभीर क्यों न हो, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, हृदय रोग, गंभीर थकान यानी फाइब्रोमाइल्जिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कई सैकड़ों बीमारियां। दोस्तों, डॉक्टर स्टैन बताते हैं कि गहन शोध के बाद और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का जादुई असर कई एक मरीजों पर देखने के बाद मेरे इलाज करने की पद्धति तरीका बिल्कुल बदल गया। अब मेरा इलाज करने की पद्धति मेडिसिन आधारित नहीं हो करके बल्कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आधारित, व्यायाम आधारित, रहन सहन आधारित और खान पान पर बिल्कुल आधारित हो गया। अब हमारे मरीज़ इस पद्धति के द्वारा मरीज़ जीवन से जूझ नहीं रहे होते हैं, बल्कि अब जीवन का आनंद ले रहे होते हैं, बीमारियों को ठीक कर रहे होते हैं। और यह पद्धति मेरे लिए एक मिरेकल साबित हुआ। दोस्तों, आगे डॉक्टर स्टैन बताते हैं कि 20वीं सदी में अमेरिका में मौत के 4 प्रमुख कारणों में निमोनिया, टीबी, डिप्थेरिया और इन्फ्लुएंजा था। यानी बहुत ही 20वीं शताब्दी में अमेरिका में संक्रामक बीमारियां हुआ करती थी, कम्युनिकेबल डिजीज जिसको कहते थे, वो सैकड़ों हुआ करती थी, लेकिन सर्वाधिक मौत इन्हीं 4 बीमारियों से हुआ करती थी। लेकिन उसके उत्तरार्ध में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में एंटीबायोटिक दवाओं के शोध ने इनके मौत में, इन बीमारियों से 4 प्रमुख जो बीमारियां इन्होंने गिनाया है, उसके मौत से नाटकीय रूप से परिवर्तन आया। डॉक्टर स्टैन कहते हैं कि जब 20वीं सदी से 21वीं सदी की ओर हम लोग जाने लगे तो बीमारियों की प्रकृति बिल्कुल बदल गया। पहले जो कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक बीमारियां हुआ करती थी, उसके स्थान पर अब जो बीमारियों ने रूप ले लिया, ये गंभीर क्षयकारी बीमारियां यानी क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज ने स्थान ले लिया। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं जाने वाली बीमारियां हैं। इनमें कौन कौन सी बीमारियां हैं थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी, कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, अर्थराइटिस, आँख से संबंधित बीमारियाँ, त्वचा से संबंधित बीमारियाँ, पार्किंसंस, लीवर से रिलेटेड बीमारियाँ, किडनी से रिलेटेड बीमारियाँ, न जाने कितने सैकड़ों बीमारियाँ जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं और ये गंभीर क्षयकारी बीमारियों यानी क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज के अंतर्गत आती हैं। उनका कहने का मतलब है कि 20वीं सदी से 21वीं शताब्दी में आने के बाद में बीमारियों की प्रकृति में आमूलचूल परिवर्तन आ गया, लेकिन इलाज की पद्धति में उस तरह से बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। डॉक्टर स्टैन बताते हैं कि जब हम लोग 21वीं सदी में आए तो गंभीर क्षयकारी बीमारियों ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ने कम्युनिकेबल डिजीज का स्थान ले लिया और ये गंभीर क्षयकारी बीमारियां क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने लगी। इनका कहना है कि जब हमारी पत्नी पर और कई एक मरीजों पर मैंने जब इसका इस्तेमाल किया
और उसका ड्रामेटिक, जादुई, चमत्कारिक रूप से प्रभाव देखा तो मुझे लगा कि अत्यधिक से अत्यधिक इसके बारे में शोध करना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए। उस दौरान ये कहते हैं कि मैंने बहुत सारी पुस्तकों को खंगाला और उसमें एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुस्तक जो इनके सबसे प्रिय थे, डॉक्टर केनेथ कूपर, इनके किताब का नाम है द एंटीऑक्सीडेंट रिवॉल्यूशन। ये पुस्तक इनके हाथ लगी और इन्होंने इस पुस्तक का अध्ययन करना शुरू किया। डॉक्टर केनेथ कूपर अपनी इस किताब द एंटीऑक्सीडेंट रिवॉल्यूशन में लिखते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी ऑक्सीडेटिव तनाव, ऑक्सीजन का विषैला रूप और मानव स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आगे डॉक्टर केनेथ कूपर अपनी उस पुस्तक में कहते हैं कि ये न केवल हमारे उम्र को बढ़ा रहा है, बुढ़ापा को बढ़ा रहा है, बल्कि ऑक्सीजन का विषैला रूप 70 से अधिक क्षयकारी बीमारियों, जो क्रोनिक डीजनरेटिव डिजीज के लिए खतरा बना हुआ है, उनका साधन बना हुआ है। और यह मानवता के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी ऑक्सीजन का विषैला रूप जो हमें आज मार रहा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है, हमारे लिए जीवनदायी है। इसके विपरीत आज ऑक्सीजन का विषैला रूप मानव जीवन के लिए खतरा बना हुआ है। इसके गंभीर दुष्परिणाम को लेकर के विख्यात प्रतिरक्षी विज्ञानी और सूक्ष्म विज्ञानी डॉक्टर मेराज बेंज ने भी कहा है कि इन ऑक्सीजन के दुष्प्रभाव के कारण हम बहुत कम जी रहे हैं और बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। आगे डॉक्टर स्टैंड अपने किताब में कहते हैं कि पिछली आधी शताब्दी के दौरान अमेरिका में जितना खदान उत्पन्न हुआ, अनाज का उत्पादन किया गया, उतना किसी भी देश में नहीं हुआ। लेकिन जब हम सेहत और पोषकता के दृष्टिकोण से यदि देखते हैं तो उसका एक गंभीर भयावह तस्वीर उभर करके सामने आता है। वे कहते हैं कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन और संरक्षित करने की जो प्रक्रिया अमेरिका में अपनाई जाती है, उसने भी खाद्यान्न को यानी अनाज, फल, सब्जी इत्यादि को पोषकता से कोसों दूर कर दिया, यानी पहले जैसी वो पोषक चीज़ें नहीं रह गई। दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रैंड एमडी आगे कोट करते हैं एक अमेरिकी सीनेटर, जिन्होंने अमेरिकी सीनेट में 1936 में अपने एक रिपोर्ट में लिखा था, जिनका नाम था रेक्स बीस। उन्हीं के अक्षरशः शब्दों को मैं कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने भोजन में पोषकता की कमी, न्यूट्रिशन की कमी के बारे में क्या अमेरिका के सीनेट में 1936 में कहा था, जो आज तक भी उसमें सुधार नहीं हुआ। ये कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हम में से अधिकांश लोग भोजन में पोषक तत्वों की खतरनाक कमी से ग्रसित हैं। इसका हल तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम खाद्यान्न पैदा करने वाली मिट्टी में पोषक तत्वों का संतुलन उचित नहीं करेंगे। आगे कहते हैं, खतरे की बात तो यह है कि खाद्यान्न, फल, सब्जियां और अनाज लाखों एकड़ भूमि पर उगाए जा रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन में पोषक तत्वों की भारी कमी है। इसी कारण इन चीज़ों के सेवन के बावजूद भी हमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते। परिणामस्वरूप शरीर में पोषक तत्वों के असंतुलन पैदा होने के कारण हम विभिन्न प्रकार के शारीरिक समस्याओं, खासकर क्रोनिक डीजनरेटिव डिजीज से ग्रसित हो रहे हैं। डॉक्टर स्टैंड कहते हैं कि हमें यह भी जानना जरूरी होता है कि किसी भी पौधे में, फल, सब्जी, अनाज के पेड़ और पौधों में पोषक तत्व नहीं होता है। वे पौधे उन्हें मिट्टी से ही लेते हैं। और जैसा कि रेक्स बीज ने भी चर्चा किया था कि मिट्टी में उन ज़रूरी पोषक तत्वों की भारी कमी होती है। मिट्टी में मुख्यतः 28 प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, जो पौधों और पेड़ के माध्यम से हमारे शरीर में, हमारे खाना के माध्यम से हमारे शरीर में मिलना चाहिए था।
लेकिन ये डॉक्टर स्टेन कहते हैं जब यूएसए की जनसंख्या बढ़ने लगी तो वहाँ का जो खाद्यान्न का उत्पादन हो गया अर्थशास्त्र आधारित हो गया, न कि पोषक तत्वों के पर आधारित हो गया। उनका कहना था कि अधिकाधिक उत्पादन के लिए वहाँ के किसानों ने 3 सस्ते रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 28 प्रकार के एलिमेंट होने चाहिए मिट्टी में जिसे पौधे लेते, लेकिन वहाँ के किसानों ने मात्र 3 सस्ते रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया, NPK। और यहीं से वो प्रक्रिया शुरू हुई जब पौधों में पोषक तत्वों की भारी कमी होने लगी। उन्होंने और आगे कहा है कि पोषक तत्वों की जो प्रक्रिया कमी होने की प्रक्रिया मिट्टी से शुरू हुई थी। हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल, खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने की प्रक्रिया, खाद्य पदार्थों को पकाने की प्रक्रिया, संवहन की प्रक्रिया, ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं अमेरिका में जो अपनाया गया, उसने भोजन से पोषक तत्वों को भारी मात्रा में डिस्ट्रॉय किया, भारी मात्रा में बर्बाद किया, और उसका सीधा सीधा असर हमारे सेहत पर पड़ा, मानव स्वास्थ्य पर पड़ा, और उन्हीं का नतीजा हमारे आज विभिन्न प्रकार के क्षयकारी बीमारियों के रूप में यानी क्रोनिक डिजेनरेटिव डिजीज के रूप में उभर करके सामने आया। तो दोस्तों आपने देखा डॉक्टर स्टेन ने कितना बढ़िया से भोजन में पोषक तत्वों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी की प्रक्रिया मिट्टी से शुरू होकर के उनके संरक्षण, संग्रहण, पकाने की आधुनिक जो तकनीकें, इन सब ने मिलकर के हमारे भोजन को पोषक तत्वों से काफ़ी दूर किया, और इसका खामियाजा मानव को भुगतना पड़ा। एक सबसे बड़ी जो उसमें कमी आई एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट का, और दूसरा फाइटोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीजन के बुरे प्रभाव को, शरीर से उसका दुष्प्रभाव को ख़त्म करता, और फाइटोन्यूट्रिएंट जो है हमारे शरीर को पर्यावरण के अनुकूल ढलने के लिए मजबूत बनाता। लेकिन इन दोनों की भी भारी कमी होती गई लगातार रासायनिक प्रयोग होने के कारण। तो दोस्तों हमने जो देखा मानवता के लिए कैसे हमारा भोजन खतरा बनता गया है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि कैसे हमारा भोजन जो हमारे लिए जीवनदायी है हमें बीमार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पोषक तत्वों की भारी कमी होती जा रही है। क्योंकि पौधों में पोषक तत्व मिट्टी से आते हैं और हमारे अंतर्गत उन पौधों से आते हैं, लेकिन उसमें ये है ही नहीं, जिसके चलते परेशानी हो रही है। दोस्तों अगले अपने वीडियो ब्लॉग में मैं चर्चा करूंगा, जिस टॉपिक को चर्चा करूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। उसका नाम है उत्तम आहार स्वास्थ्य का आधार। उत्तम आहार स्वास्थ्य का आधार, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा अपने अगले वीडियो और ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।